सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सर प्रसाद दीजिए बेटा, दे तो दिया था। टेलीग्राम पे मिल गया था सभी को प्रसाद, है ना। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, 3 दिन बाद बिल्कुल रिकॉर्डिंग। आई थिंक अभी थोड़ी सी अजीब सी वॉइस आ रही होगी ना। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। हाँ जी, अभी एक बार कंफर्म करिएगा वॉइस प्रॉपर है। मेटालिक वॉइस। हाँ जी। हाँ जी, अभी ठीक है ना। अभी एक बार कंफर्म करिएगा वॉइस। अब ठीक है। तो आज जो हम लोग लेक्चर करने वाले हैं, हाँ, बाकी बातें जो है लेक्चर ख़त्म करने के बाद करेंगे। प्रसाद और ये वो मिलेट जो तुम लोग कमेंट कर रहे हो ना। हम्म। सर हैंड रिवील हो गया, पूरी बॉडी भी कर दो। अच्छा अच्छा। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हमें चीज़ें करनी है, उसके बाद बातें करेंगे। ठीक है, कि गांव के मेरे 3 दिन के क्या एक्सपीरियंस रहे, है ना, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। कुछ नए इनिशिएटिव्स शेयर करूँगा। ठीक है। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, स्टार्ट किया जाए। धातु एवं अधातु। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनके हम फिज़िकल यानी कि भौतिक विशेषताएं जिसको हम बोलते हैं, तो इनकी हम भौतिक विशेषताओं को पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक साइड में लिखे हुए मेटल्स और दूसरी साइड में नॉन मेटल्स यानी कि अधातु। अब मेटल्स क्या होते हैं? दे आर जनरली सॉलिड्स। नॉन मेटल भी सॉलिड या फिर आपको गैस के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। जब मैं बोलता हूँ मेटल, ठीक है, अब जब मैं बोलता हूँ मेटल, आपने सुना होगा मेटल वर्ड, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप बताओ क्या आता है आपके दिमाग में? आयरन यानी लोहा आता होगा, गोल्ड आता होगा अगर ज़्यादा अमीर हैं आप तो। सिल्वर आता होगा, कॉपर आता होगा, एल्यूमिनियम आता होगा। ये सब क्या मेटल्स हैं हमारे, ऐसा है ना, एक इमेज सी बन जाती है। बट नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स हमें समझ नहीं आते। नॉन मेटल देखो, सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, गैस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। डोंट कंसिडर कि जैसे प्लास्टिक एक नॉन मेटल है। देखो, वो एक इंसुलेटर है। अब यहाँ पे जब मैं मेटल नॉन मेटल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे मेटल मैंने बोला आयरन, ठीक है, मेटल में मैंने बोला आयरन, तो आयरन का मतलब है सिर्फ आयरन के एटम्स, Fe के एटम्स। जब मैं बोला कॉपर, तो कॉपर का मतलब है सिर्फ कॉपर, दैट मीन्स Cu के एटम्स। जब मैंने बोला गोल्ड, दैट मीन्स Au, इसके एटम्स। ये एज मतलब ये क्या है? ये अगर हम देखें तो ये एलिमेंट्स हैं। अगर आपको इस मैटर प्योर वाला चैप्टर याद हो तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि मैटर या तो प्योर होता है या इम्प्योर होता है। ठीक है, मैटर या तो प्योर होता है या इम्प्योर होता है। जब प्योर की बात करते हैं तो ये भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक तो एलिमेंट मैंने पढ़ाया था और एक कंपाउंड। ठीक है, अभी हम कंपाउंड नहीं पढ़ रहे हैं। जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर कर रहे होंगे, अगला वाला जो हमारा कल का लेक्चर होगा, तो वो काइंड ऑफ कंपाउंड होगा। अभी हम सिर्फ एलिमेंट लेवल की बात कर रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक में ऐसा नहीं कोई एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो वो एक मिक्सचर है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक सिंगल एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं और गैस के फॉर्म में। जैसे कि हम नॉन मेटल इनहेल करते हैं। जब मैंने इनहेल किया भी, तो मैंने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। वैसे तो नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, लेकिन ये चाहे जितना भी हो, जैसे हमारा ऑक्सीजन,
ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड हो जाएगा, बट अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन तो वो एक एलिमेंट है। तो ये क्या है, एक नॉन मेटल है जो गैस के फॉर्म में है। और जो हमारी केमिस्ट्री है वो एक्सेप्शन से यानी अपवादों से भरी पड़ी है। तभी यहाँ पर हम वर्ड का यूज़ करते हैं जनरली। जनरली का मतलब है कि ज़्यादातर, सारे नहीं, एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, अपवाद हैं। यानी कि जनरली मेटल सॉलिड तो होते हैं, लेकिन जैसे जो हमारा मरकरी हो गया, यानी कि जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। वहीं अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल में जो ब्रोमीन होता है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। जनरली आपको सॉलिड या फिर गैशियस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो ब्रोमीन होता है दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं उनमें हमें लस्टर देखने को मिलती है। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग, ठीक है, शाइनिंग इन द सन, ठीक है। तो शाइनिंग जो है मेटल्स में देखने को मिलती है, बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस यानी इनमें शाइनिंग नहीं होते। अगेन एक्सेप्शंस हैं। मेटल्स लस्टरस तो होते हैं, लेकिन जो लेड होता है जिसको हिंदी में शीशा बोलते हैं, उसमें चमक नहीं होती, उसमें लस्टर नहीं होती है। नॉन मेटल्स जनरली नॉन लस्टरस होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है। बट आयोडीन, डायमंड, ग्रेफाइट, इनमें आपको लस्टरस देखने, मतलब इसमें आपको शाइनिंग देखने को मिलेगी। अब सर डायमंड ग्रेफाइट या कंपाउंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब जब हम परसों हमारा केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर पढ़ रहे होंगे कार्बन एंड कंपाउंड, तो वहाँ देखेंगे डायमंड और जो ग्रेफाइट है ये कार्बन से ही मिलके बने हुए हैं। कार्बन के अलावा यहाँ पर कुछ और चीज़ नहीं है, जो कि कार्बन के अपरूप यानी एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो इनमें हमें लस्टरस देखने को मिलती है, दो दे आर नॉन मेटल्स और डिराइव फ्रॉम नॉन मेटल्स। दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। अब हमने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। और रीज़न भी मैंने बताया था कि क्यों बोलते हैं इनको एल्कली मेटल्स। लेकिन ठीक है, तो जनरली हार्ड होते हैं मेटल्स, लेकिन जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने इसको इस तरह से याद किया था, हेलिना, ठीक है, कब्र, ठीक है, से, फरार, ये सब क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। सोडियम, पोटाशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं लाइक बटर, आप आराम से इनको चाकू से यानी कि नाइफ से कट कर सकते हैं। सीजियम जो होता है उसका भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है, यानी अगर आप उसको हथेली में रखोगे वो धीरे 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 जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। येस दे आर इलेक्ट्रिव पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो एल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, दे आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट नेचर के ही होते हैं, ठीक। अब हम आते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे हैं, अभी केमिकल पे नहीं आए, यानी कि अभी भौतिक विशेषताएं ही पढ़ रहे हैं, अभी रासायनिक वाले पे नहीं आए हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। अगेन सेम रीज़न, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्योंकि हाई डेंसिटी होती है तो उसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आप ये जल्दी फल्दी मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। वैसा तो है नहीं कि लोहा है थोड़ा सा तुमने हीट किया तुरंत पिघलना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है। बट एक्सेप्शंस हैं गैलियम और सीजियम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सीजियम अगर आप हथेली में रखोगे धीरे धीरे वो तुरंत मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं लो। ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बट एक्सेप्शंस यहाँ पर है डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ डायमंड, तो ये इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, यानी नेचुरली अकरिंग अगर हम हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करें तो वो आपका डायमंड ही है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। वैसे तो और भी हार्ड सब्सटेंस आपको मिल जाएंगे, लेकिन नेचुरली अगर हम बात करेंगे तो दैट वुड बी डायमंड। मैलिएबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल इन नेचर होते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनको हिंदी में बोलते हैं नमनीय, यानी मैलिएबल का मतलब ये होता है कि इनको पीट पीट के थिन शीट्स में, पतली पतली चादर में ड्रॉ किया जा सकता है, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स लाइक गोल्ड, लाइक
आयरन लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, इन सब को अगर आप पीटोगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये बिखर जाएंगे। जैसे कि नॉन मेटल्स होते हैं, उनको तुम पीटोगे, एक मारा हथौड़ा तुमने, बिखर जाएंगे। ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस, जहाँ बिखर जाते हैं। और ऐसा प्रॉपर्टी जहाँ पर पीटने पे ये पतले पतले ऐसा पतले होते जाते हैं, टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, उसको बोलते हैं मैलिबिलिटी। सो गाइस, बी मैलिएबल नॉट ब्रिटल, है कि नहीं? तो मैलिएबल होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मैलिएबल होते हैं, इनको आप पीटो, और यहाँ पर कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अब मैलिएबिलिटी में एक्सेप्शंस मेटल्स में क्या है? मरकरी, ये सर लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बेचारे पिटे हुए को पीटोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? सोडियम पोटेशियम, अभी बताया, बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से यानी कि नाइफ से कट किया जा सकता है। जिंक थोड़ा सा ब्रिटल इन नेचर होता है, बेचारा बिखर जाता है हथौड़ी पड़ते ही, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, लोहार लोग होते हैं हमारे, ठीक है, इस तरह से रखे रहते हैं और दे दनादन पिटाई चलती रहती है, किसकी? आयरन की, ठीक है। उसको पीट पीट के थिन पतला करते रहते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेटल्स हमारे डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है उनको खींच खींच के लंबे लंबे तारों में, यानी कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर्स, यानी कि उनको खींच खींच के लंबे टायर्स में लंबे तार में तब्दील किया जा सकता है। ये होता है डक्टिलिटी का मीनिंग, ठीक। बुक में नहीं है जू, ये जू क्या होता है? जू क्या है भाई? चलो भाई, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल कौन सा मेटल होता है, तो गोल्ड होता है सबसे ज़्यादा। 1 ग्राम गोल्ड को आप ये समझ लो कि इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। 2 किलोमीटर लंबे तार में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड अगर हम ले लें तो, ठीक है। तो डक्टिलिटी भी आप समझ गए। सोनोरस, ये होते हैं मेटल। सोनोरोसिटी क्या होती है? तो सोनोरोसिटी का मतलब होता है कि जब इनको पीटा जाता है, बीट किया जाता है, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब साउंड तो हर चीज़ प्रोड्यूस करती है, जैसे मैंने मारा, ठीक है, पेन टैप को मैंने, ये अपने पेन को पेन टैप मारा, ये बट मेटल्स थोड़ी ना ही है, साउंड तो फिर भी किया, लेकिन क्या टन टन का आवाज़ है? टन टन का तो आवाज़ नहीं आया होगा। टन टन का आवाज़ आता है जब मेटल्स को मारते हैं, उसी को सोनोरोसिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, स्कूल बेल, स्कूल की घंटी, स्कूल बेल्स, टेम्पल बेल्स, है ना, मंदिरों की घंटी, जब आप एकदम जाते तो टन, है ना, ऐसे आता रहता टन, है ना, धीरे 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 वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन इसमें क्या उस तरह का आया वॉइस? नहीं आया, क्योंकि ये मेटल नहीं है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा फील मैं दे नहीं पाऊंगा तुम्हें। तो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और सोनरस होते हैं, ठीक। हाई डेंसिटी मैंने बता दिया है कि इनकी हाई डेंसिटी होती है। सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये फ्लोट करते हैं वाटर में, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो रिएक्टिविटी तो अभी हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट डायमंड, इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। जैसे ना था, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। स्टेनलेस स्टील एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम एंड आयरन, जर्मन सिल्वर, ये सब क्या है? ये है प्रॉपर्टी, इसका बोलते हैं फॉर्म एलॉयज, यानी कि ये मिश्र धातु बनाते हैं। अभी मिश्र धातु एलॉय क्या होते हैं ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था, ठीक है, जब हम लोगों ने इस मैटर प्योर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, कि जो एलॉय होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। दीज आर होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर को हम और किस नाम से जानते हैं जरा बताएंगे? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं ये। तो स्टेनलेस स्टील एग्जाम्पल है, एलॉय बनाते हैं, ये एलॉय नहीं बनाते हैं। एलॉय क्या होते हैं? जब हम एक से ज़्यादा मेटल्स या फिर उनमें से कुछ मेटल लेते हैं और नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं, उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे मैंने मेटल लिया, ठीक है, मेटल और मेटल को मैंने मिक्स कर दिया, या फिर एक और मेटल लिया, मिक्स कर दिया, एक और मेटल लिया, चाहे कितने भी ले लो, वो उससे कोई लिमिट नहीं है, उसको एलॉय बोलेंगे। या फिर मेटल के अलावा तुमने बीच में नॉन मेटल भी ले लिया, जैसे स्टेनलेस स्टील की बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर निकल, क्रोमियम और आयरन का ये एलॉय है। लेकिन जब हम सिर्फ स्टील बोलते हैं, या फिर इन स्टेनलेस स्टील भी हमें अगर थोड़ी सी उसमें स्ट्रेंथ ऐड करनी होती है, तो वी ऐड कार्बन टू इट विच प्रोवाइड्स इट स्ट्रेंथ, वो उसको स्ट्रेंथ देता है। नॉन मेटल्स की जब हम बात करते हैं तो ये एलॉय नहीं बनाते, बट कार्बन इज एलॉयड विद आयरन
टू फॉर्म स्टील। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कार्बन क्यों अलॉय किया जाता है, क्यों मिक्स किया जाता है, बिकॉज वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। इज दैट क्लियर? जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल का होता है। अभी सारे जो आपको याद करने वो लिस्ट लगा रखी है, वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है? रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें सिर्फ मेटल्स में ही मिलते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं मिलते हैं। इसलिए नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं। अब हीट का तो यार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर कोई मेटल रॉड आपने लिया होगा, जैसे गांव में तुम लोग कितने लोगों को पता है फुकनी के बारे में? चूल्हा होता है एक, ठीक है, और चूल्हे के लिए एक होती है फुकनी। फुकनी किस लिए होती है? कि जब आग बुझ जाए, मतलब आग हल्की सी डिम हो जाए, धीमे हो जाए, तो देखा होगा तुमने यहाँ से फूंक मारी थी, ऐसे करके मारी जाती फूंक, और फिर जल जाते हैं कंडे वंडे जो होते हैं, जिनको उपले भी बोला जाता है, तो फुकनी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो फुकनी देखा होगा तुमने, धीरे धीरे अगर उसको रखो तो गर्म हो जाती है, अगर आग में मतलब लगा के रखो तो उसका एंड गर्म हो जाता है। और नहीं तुमने देखा है, तुम बहुत कटे हुए इंसान थे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, बहुत तुम मतलब एक कमरे में बंद थे, तो कर लेना एक्सपेरिमेंट। एक आयरन की कोई रॉड लेना, कुछ भी मेटल हो, आयरन हो, बहुत अमीर हो तो गोल्ड की भी ले सकते हो, उसमें वैक्स लगा सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर उसको फ्लेम में यहाँ पे रखना, आग की लौ में, ठीक है, ऐसे फ्लेम में धीरे धीरे देखोगे ये मेल्ट होगी पहले, देन ये मेल्ट होगी, देन ये मेल्ट होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर हीट धीरे धीरे पास हो रही है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज कंडक्शन। याद है ज्योग्राफी में कुछ पढ़ाया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और एडवेक्शन। एडवेक्शन की वजह से कौन सी विंड चलती है बताओ तो? लेड एंड जो मरकरी होता है, ये एक्सेप्शंस होते हैं, दे आर, लेड की अगर बात करें, नॉट दैट मच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेटल्स जो होते हैं इनकी कैटायनिक प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की अनायनिक प्रॉपर्टी होती है। अब कैटायन अनायन क्या होते हैं, जिनको हिंदी में धनायन और ऋणायन बोलते हैं। तो जो कैटायन होते हैं जिनको हिंदी में धनायन बोलते हैं, सर हमने गरीबी देखी है, आयरन की लेंगे, अच्छा अच्छा अच्छा, लू चलती है, बिल्कुल सही है। लू इज अ प्रोसेस, लू इज अ रिजल्ट ऑफ एडवेक्शन। एडवेक्शन इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ प्रेशर, है ना, हॉरिजॉन्टल चेंज इन प्रेशर, तो उसकी वजह से लू चलती है हमारी, जो विच इज़ अ लोकल विंड। किस लोकल विंड को स्नो ईटर के नाम से जानते हैं? कैटाइनिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जो मेटल्स होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म दी कैटायंस विच आर पॉजिटिव चार्ज आयंस। जैसे सोडियम की हम बात करते हैं तो सोडियम को हम Na पॉजिटिव के तौर पे भी लिखते हैं जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। मैग्नीशियम को हम Mg2 पॉजिटिव लिखते हैं जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो ये प्लस साइन दिखाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, यानी कि खो रहा है। और जितना, जैसे कि प्लस लगाया दैट मीन्स 1 2 तो 2, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन क्यों करता है? टू गेन दी स्टेबिलिटी एंड टू अचीव दी ऑक्टेट, राइट। नॉन मेटल्स की वहीं बात करें तो जैसे Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो ये सब क्या है? ये नेगेटिव का मतलब है एनायन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेके एनायन यानी ऋणायन बनाया है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। ये आपको बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो अभी हम देखेंगे इस चीज़ को केमिकल प्रॉपर्टी में भी, लेकिन उससे पहले मेटलॉइड क्या होते हैं ये वैसे हम पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। ये हमारे यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल्स। जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, लेकिन बीच में होता है एक ट्रांजिशन जोन जहाँ पर हमारे होते हैं मेटलॉइड, जो मेटल जितने गुड कंडक्टर्स और नॉन मेटल जितने बैड कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। आज से सब 13 हो गया, इस तरह से हम लोगों ने कुछ याद किया था, याद है आपको? तो बोरॉन और सिलिकॉन हमारे इतने भी प्योर मेटलॉइड नहीं होते हैं, लेकिन जैसे हमने बताया था कि इनको भी हम मेटलॉइड की कैटेगरी में रख देते हैं। लेकिन ये जो है जी आज से सब 13 हो गया, इस तरह से जो हम लोगों ने याद किया था, ये एकदम प्योर मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन याद आपको सब रखने सातों के सातों। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम समराइज कर लेते हैं एक बार, देन आएंगे केमिकल प्रॉपर्टी में।
कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, यस। नॉन मेटल्स, नो। एक्सेप्शन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ये मैं कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो इसकी कुछ ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट कर देता है। हीट का कंडक्शन, यस, ये नहीं करते हैं, अगेन ग्रेफाइट कर देता है। मैलिएबिलिटी हमने देखा था, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप अपनी कॉमन लाइफ में देखना चाहते हैं तो जो चांदी का अर्क चढ़ा होता है किसमें, मिठाइयों में। मिठाई जो होती है ना, स्वीट, उसमें आपने देखा होगा चांदी का अर्क चढ़ा होता है। ज़्यादा अमीर घर से हो तो तुमने सोने वाली भी अर्क वाली मिठाई खाई होगी, मैंने तो देखी भी नहीं आज तक। ठीक है, तो ये जो है, तो क्या होता है इसमें, किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है, उसमें पतली सी अर्क जो है चढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि उसको बीट बीट के हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं सिल्वर को। ठीक है, और यही नहीं, अभी और सुनिए क्या, कि हम जो सिल्वर की लस्टर प्रॉपर्टी का भी तो यूज़ करते हैं। भाई हम क्यों लगाते हैं चांदी का अर्क, तो वो चमकती भी है ना मिठाई, तो चमक क्यों आ रही है, लस्टर उसी को चीज़ बोलते हैं। एंड गोल्ड सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, मैलिएबल होता है, तभी हमारे रदरफोर्ड जी ने अपने वो एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने गोल्ड की थिन फॉयल का यूज़ किया था, बिकॉज उसको हम पीट पीट के थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, लस्टरस भी हो गया, एंड सोनरस तो आप जानते हैं, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन इट विद हार्ड ऑब्जेक्ट। यस, नो, दे मेक अ डल साउंड लाइक दिस। आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर है तो जल्दी से बताएंगे, और अगर नहीं है तो भी बताएंगे। बिल्कुल, जो चिनूक होती है उसको हम स्नो ईटर के नाम से बोलते हैं। खाने में भी टेस्टी काजू कतली, ओके ओके। घर में कंगा है, कंघी भी नहीं है। क्या बुक में चैप्टर क्या मिसिंग है क्या? ये बुक में चैप्टर मिसिंग है क्या? हम्म, बेटा लोएस्ट डेंसिटी मैंने बता दिया है, जो आपके सोडियम पोटेशियम होते हैं। ऑस्मियम आपका मेटल होता है, किसका डाउट है ये? उपासना सिंघा जी, ऑस्मियम मेटल होता है और उसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है। सर दिमाग की घंटी सोनरस है नहीं सर, उसको खाने पर कोई हेल्थ इशू नहीं होता है। अगर वो प्योर सिल्वर है तो मेरे हिसाब से नहीं होता, बाकी तो शायद प्योर आजकल देते नहीं हैं। ऑलमोस्ट हर मिठाई में चांदी के चढ़ा देते हैं, लेकिन चांदी आपको ही पता है महंगी आती है। ऐसे चांदी का अर्क तो यूजुअली नहीं होता है वो। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें मिक्सिंग कर ही देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, अभी मैंने कुछ आपको बताया था डेंसिटी कहाँ लिखा है ये, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि जो ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम, ठीक है, ऑस्मियम, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, और अगर लोएस्ट के पूछेगा तो सोडियम और पोटेशियम आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो हाईएस्ट होती है ऑस्मियम की। अब आते हैं केमिकल। सबसे पहले आते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बर्निंग इन एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो, बर्निंग इन एयर को ही हम क्या बोलते हैं, या फिर बर्निंग इन ऑक्सीजन को ही हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। कंबशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडो होती है कि एक्सोथर्मिक होती है? तो मेटल की जब रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाते हैं तो उसका मेटल का ऑक्साइड बनता है। जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कॉपर को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, और यहाँ पर निकलती है हीट। दैट इज़ वाई दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड बना वो बेसिक नेचर का होता है। अगेन जनरली वर्ड का यूज़ क्यों किया, बिकॉज नॉट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, देयर आर एक्सेप्शंस इन केमिस्ट्री। हर जगह आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे एक्सेप्शंस। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो है जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होते हैं। एम्फोटरिक ऑक्साइड, तो अभी जैसे मैंने बताया कि जनरली वर्ड का क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और आगे अभी हम देखेंगे नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी ये क्षारीय होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। लेकिन कुछ हमारे ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, और ऐसों को बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के तौर पे जिंक ऑक्साइड, मतलब बहुत है, जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, मैंगनीज ऑक्साइड है, गैलियम ऑक्साइड है।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कभी पूछ ले आपसे ऑप्शंस देके कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको पता हो, तो ये ऐसे याद कर लो। सुनो जनाबे आली, ठीक है, सुनो, सुनो बे, सुनो बे जनाबे आली, ठीक है, सुनो बे जनाबे आली। और इसको लेड का कुछ बना लो, और मैंगनीज का, है ना, और गैलियम लिख लो एक, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, एम्फोट्रिक। तो इस तरह से इनको तो चारों को तो याद ही कर सकते हो, सुनो बे जनाबे आली, ठीक है, सुनो बे जनाबे आली। और इनको थोड़ा सा देख लेना, अगर कुछ बिठा सकते हो यहाँ पर भी, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस उसने पूछ लिया तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। बाकी तो 2-3 मुश्किल से और होंगे, और पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा जो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। अब एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है, अब जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक नेचर का है, तो एम्फोट्रिक नेचर का ही हमें कैसे बात पता चलेगी, कैसे प्रूव करो कैसे एम्फोट्रिक है। देखिए, आपको भी पता है कि अगर ये मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं तो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी हमने एसिड और बेस वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है। यानी कि जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और पानी मिलता है। तो कहने की ये बात है कि अगर मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्योंकि एसिडिक नेचर के होते हैं तो वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। अब ये एम्फोट्रिक हैं, यानी कि ये दोनों तरह से बिहेव कर जाएंगे, यानी कि ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे और बेस के साथ रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। लेकिन नॉर्मल अगर आप किसी मेटल ऑक्साइड को ले लेंगे और अगर आप उसकी रिएक्शन किसी बेस से कराने जाएंगे वो होगी ही नहीं। इसी तरह अगर आप नॉन मेटल के ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर का होता है उसकी रिएक्शन अगर एसिड से कराने जाएंगे तो होगी ही नहीं। लेकिन एम्फोट्रिक वाले दोनों से कर लेते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सम मेटल ऑक्साइड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म एल्कली लाइक दिस। अब एल्कली क्या होते हैं, एल्कली होते हैं दोज बेसेस विच डिजॉल्व इन वाटर, यानी वो बेस जो पानी में घुल जाता है। अब हमारे जो पहले ग्रुप के एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनके ऑक्साइड बेसिक होंगे क्योंकि मेटल्स हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। क्योंकि ये पानी में घुल जाते हैं तो इनको एल्कली बोल देंगे, तो ये एल्कली और एल्कली मेटल्स हो जाते हैं, खत्म, ठीक है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड हमने देख लिया। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति किसका कितना ज़्यादा लगाव है। सोडियम पोटेशियम देखते ही तड़क भड़क जाते हैं, रहा नहीं जाता इनसे, ठीक है। जैसे सोडियम को देखा अंदर के जो है हार्मोन्स उछलने लगते हैं और रहा नहीं जाता, तुरंत जो है मचल जाते हैं। ये रिएक्ट सो विगरसली विद ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, दैट्स वाई इनको केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल हो जाए कंट्रोल। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल गेट कन्वर्टेड विद लेयर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, तो ये इनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन तो नहीं रहे। आयरन जैसे लोग क्या होते हैं, ये सख्त लौंडे की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन घूमती रहे, ये सख्त हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इसलिए। वैसे इन जनरल आयरन उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। अब ये कोई बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचो कि कैसे हम याद रखेंगे, भाई आप याद कर चुके हो पहले से ही। कैटरीना जी को याद करिए, कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी, खत्म। ये क्या होते हैं, विगरसली रिएक्ट करते हैं। ये भाई साहब थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, आगे नीचे आने वाले ये तो भैया सख्त और सर लौंडा वाले इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए इनको डुबो के रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। इनको ऑक्सीजन मिलने ना पाए, नहीं तुरंत गले लगा लेंगे ये, ठीक है। और ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। और ये तो भैया हमारे सिल्वर गोल्ड वगैरह हो गए, तभी तो गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं। एक तो रेयर है, ऊपर से रिएक्ट नहीं करता जल्दी फल्दी कि हमने पहना और वो रिएक्ट कर गया। आप देखो गोल्ड की रिंग जो भी आप, जैसे आपकी शादी होगी है ना, तो आपको मिलेगी गोल्ड की रिंग पहनाई जाएगी, गोल्ड का वो मिलेगा, चेन वेन मिलेगा तुम्हें, तो है ना, तो उसमें देखोगे तुम लगेगी नहीं, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी वो, तो तुम अपने क्या है फ्यूचर जनरेशन में उसको पास ऑन कर सकते हो, उसमें कोई इस तरह की रेस्टिंग नहीं होती है। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है।
तो सोडियम जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प डिसाइड, ये वो आप छोड़ दो, जितना मैंने आपको बताया है सिर्फ आपको उतना याद करना है कि जो शुरू के दो हैं विगरसली रिएक्ट करते हैं, दैट मीन कि इनकी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक टाइप होगी जब फायर कैच करेंगे तो ये ठीक है। आप यहाँ पर देखिए क्या है, ये है सिल्वर, और सिल्वर में ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है जिसको हम सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बोलते हैं। ये हम आगे देखेंगे कोरोजन वाले टॉपिक पे। अगर इसको हमने खुले में छोड़ दिया, वैसे तो ये नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें सिल्वर, लेकिन इसका बस एक ये है कि सल्फाइड को देखते जो है ना उसको पकड़ लेता है, सल्फाइड से इसको रहा नहीं जाता तुरंत। ठीक है, मुझे भी शादी करना है रावण, अच्छा अच्छा शादी कब होगी? गाड़ी भी चाहिए सर बेटा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। कोई नहीं गौतम कात्रे जी उसका करते हैं, ठीक है। डाइवर्स हो जाएगा एक दिन, चलता रहेगा, चलो जैसा भी हो। तो इसमें आपका जो है सल्फाइड का कोटिंग चढ़ जाता है ब्लैक कलर का सिल्वर में। खैर इसको भी हम आगे भी डील करेंगे, लेकिन अब आते हैं मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करके अगेन ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये गैस निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन गैस। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब आयरन है, लोहा है, उसमें तुम पानी डाल दोगे तो क्या तुमने देखा हाइड्रोजन छुस छुस करके हाइड्रोजन गैस निकल रही, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। गोल्ड में ऐसा तो नहीं तुमने डाला तुरंत छुस छुस करके हाइड्रोजन गैस निकल रही, कुछ नहीं होता है। तो वही लिखा हुआ है ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब कौन रिएक्ट करता होगा? ये रिएक्ट करते होंगे, सिंपल। ठीक है, जो ऊपर वाले हैं तो पोटेशियम और सोडियम, इनको जो है कोल्ड वाटर में काम चल जाता है, रिएक्ट विगरसली एक्सोथर्मिक, इवॉल्व H2 कैचेस फायर। यानी कि इनको गर्म वरम से काम नहीं, इनका ठंडे पानी से काम चल जाता है। यानी कि इन्होंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, आए है मज़ा आ जाता है इनको, ठीक है, मज़े ही मज़े। कैल्शियम नीचे आते हैं, कैल्शियम कैल्शियम क्या होता है, इसको हॉट वाटर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आप चार्ट मत देखो, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको देखना, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। एक सेकेंड, यहाँ पर जो मैं रिएक्टिविटी सीरीज में आपको समझा रहा हूँ बस इसको ध्यान से समझना, उस चार्ट को नहीं। तो कैटरीना ने, ठीक है, इसको आप याद करो, ये जो दो आपके पोटेशियम और सोडियम है ये विगरसली रिएक्ट करते हैं, बहुत भयंकर तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी ये। ठीक है, किससे? कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से। देन आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए लगेगा थोड़ा सा गर्म पानी, इनको चाहिए हॉट वाटर, तब ये H2 को रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज़ करेंगे। इनका कोल्ड वाटर में ही काम चल जाता है। आप देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको याद करवाई थी कितनी काम आ रही है अभी, ठीक है। तो ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे। अब आप नीचे आ जाइए, ठीक है, जैसे ये एल्यूमिनियम जिंक वगैरह हो गए, इनको चाहिए बहुत भयंकर स्टीम, धधकता हुआ पानी, तब जाके ये कहीं H2 रिलीज़ करेंगे। और तुम नीचे आ जाओ यहाँ पे, इनको चाहे तुम किसी में भी डाल दो ये कोई रिएक्शन नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये लाइफ को फिगर आउट कर चुके हैं कि ये वाटर तो आते जाते रहेंगे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म चाहे धधकता हुए भाप हो, अपने अंदर का जो सख्त पना है उसको तोड़ना नहीं है, एकदम सख्त होके बैठना है। ऐसा नहीं तुरंत कोई आया हाइड्रोजन निकाल दी, तुरंत कोई हाइड्रोजन निकाल दी, तुम्हारी हाइड्रोजन नहीं निकलनी चाहिए। ये मेटल जो नीचे वाले हैं ये तुम्हें मोटिवेशन दे रहे हैं कि किसी को भी देखते हुए तुम्हारी हाइड्रोजन नहीं निकलनी चाहिए, संभाल के रखो अपने हाइड्रोजन को, कहीं और काम आएगी। ठीक, अब आते हैं कि वही, अब क्या आते हैं, वही सेम चीज़ है, सोडियम और पोटेशियम आप देख लीजिए। ठीक है, तुरंत H2 निकालेंगे, बहुत भयंकर हीट निकालेंगे, नहीं कि हाईली एक्सोथर्मिक की नेचर होगी। कैल्शियम भी निकाल देगा, एल्यूमिनियम भी निकाल देगा, आयरन भी, अगर बहुत ज़्यादा, वही ना कि अगर आप स्टीम का यूज़ करेंगे तो आपकी ये निकालेगा, अगर बहुत ज़्यादा आप स्टीम का यूज़ करेंगे। बाकी के तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, ये आपका स्टीम से रिएक्ट कर जाएगा, ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। भाई देखो, अगर अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो हॉट वाटर से तो करेगा ही, ये आप समझो। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर मैग्नीशियम फ्लोट क्यों होने लगता है हॉट वाटर में? बिकॉज बबल्स बनने लगते हैं, इसलिए फ्लोट होने लगता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स को जो हम एसिड के साथ ऐड करते हैं तो अगेन हाइड्रोजन मिलती है, लेकिन सॉल्ट मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर क्या मिल रहा था? ऑक्साइड मिल रहा था मेटल का, यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत है तो, मैश। What is mash? Mash stands for metal plus acid gives salt plus hydrogen. ये है मैश का कॉन्सेप्ट, मेटल एसिड सॉल्ट हाइड्रोजन। जैसे जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवाई, जिंक क्लोराइड मिला और हाइड्रोजन मिली।
क्लियर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HNO3। अब जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है यानी कि HNO3 जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये क्या करता है, ये H2 रिलीज नहीं करता है। सॉल्ट तो बनाएगा लेकिन H2 रिलीज नहीं करता है। क्यों नहीं रिलीज करता है H2 हाइड्रोजन? क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज होती तो है लेकिन ये इतना भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि तुरंत उस हाइड्रोजन को बोलता है ये लो ऑक्सीजन ले जरा जल्दी से, और वो हाइड्रोजन क्या करता है, तुरंत ऑक्सीजन लेके H2O यानी पानी बना देता है। तो H2 की जगह H2O निकलती है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज बोलते हैं बेटा HNO3 हमारे साथ ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, H2 ही निकालेंगे, ठीक है, चाहे तुम जितना ऑक्सीजन दे दो। लेकिन यहाँ पर डाइल्यूट चाहिए। डाइल्यूट का मतलब होता है जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है। किसका? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ये है सोल्यूशन, एक ये है सोल्यूशन, ठीक है, A और B। अब इसमें क्या है, ये पानी है बहुत सारा, ठीक है। इसमें हो सकता है मैंने 1 ml अगर मैंने मान लेते हैं एसिड डाला है और इसमें मैंने 5 ml एसिड डाला है, तो कौन ज़्यादा डाइल्यूट होगा, कंसनट्रेटेड? तो ये ज़्यादा डाइल्यूट होगा और ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसे मतलब होगा ये, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डाइल्यूट HNO3 लेना है, तभी मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो ऑक्सीडाइज, जो H2 निकलेगी इनसे वो H2 ही रहेगी, H2O नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने इनके केस में भी अगर हाईली कंसनट्रेटेड HNO3 ले लिया तो दिक्कत यहाँ भी पैदा हो जाएगी, H2 जो है H2O बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमने क्या चीज़ सीखी, मैश। मेटल एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बट nitric acid, that is HNO3, won't give you hydrogen, it will give you water. Why? Because nitric acid is a powerful oxidizing agent, but magnesium and manganese are the two metals which can evolve hydrogen gas with nitric acid also, but when the nitric acid is taken in the form in the dilute form. मेटल और नाइट्रिक एसिड अभी वो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर मैंगनीज और मैग्नीशियम का केस अलग है, बट नॉर्मल केस में H2O, ठीक है। कॉपर जो होता है ये डाइल्यूट HCl के साथ नहीं रिएक्ट करता, सब के अपने अपने नखरे होते हैं। तो कॉपर जो होते हैं बोलते हैं HCl से हमारी नहीं बनती है, तो उसके साथ तो हम रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्वा रेजिया में। ये क्या होता है? एक्वा रेजिया क्या होता है ये? तो एक्वा रेजिया होता है जिसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं। ये दो एसिड से मिल के बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में। ये क्या होता है? तो अभी हमने देखा था कि जो नीचे वाले मेटल होते हैं हमारे, जो नीचे वाले जो मेटल होते हैं जैसे गोल्ड, प्लैटिनम, ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर वगैरह स्टीम वगैरह से। लेकिन गोल्ड क्या होता है ना, बोलता है वैसे तो मैं बड़ा सख्त लौंडा था लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। कहाँ? एक्वा रेजिया में, ठीक है। तो एक्वा रेजिया क्या होता है, ये गोल्ड और प्लैटिनम तक को डिसॉल्व कर लेता है, जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेकिन ये इसी रेशियो में होना चाहिए, 3:1 के रेशियो में। याद कैसे रखेंगे आप? याद ऐसे रखेंगे कि HCl, ठीक है। रुको यार, ठीक है। तो ये HCl, तो इसमें क्या 3 लेटर्स हैं, ठीक है। तो 3 में होगा ये, और HNO3 में 1 लेटर नहीं है, लेकिन याद कर लो ये 3 है और दूसरा वाला 1, ठीक है। इट इज़ एबल टू डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। जब हम किसी धातु की क्रिया दूसरे धातु के सॉल्ट से करवाते हैं तो क्या मिलता है? मेटल 1 है, मेटल 2 सॉल्ट है, मेटल 1 सॉल्ट और मेटल। बेटा कौन सी रिएक्शन है बता दो। नहीं, मैंने चप्पल पहन रखी है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। इस रिएक्शन को मैं कौन सी रिएक्शन बोलूँगा? गंगा जल याद आ गई रॉयल वाटर से। बेटा वो रॉयल वाटर नहीं होता है, उसको तेजाब बोलते हैं, ठीक है। सर गांव से किसी को ले आए हो क्या? बहुत शर्मा रहे हो। अच्छा, तुमको एक ऐसा लग रहा है कि भाई शर्मा हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल सही है सभी का, सबका सही। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया, जहां पर हमने किस तरह से पढ़ा था, किस तरह से पढ़ा था? मुरली विजय, दिनेश कार्तिक,
है ना, और वो जो उनकी वाइफ थी। फिर हमने इस तरह से पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पर मेटल 1 मेटल 2 को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन वो तब भी डिस्प्लेस कर पाएगा इफ द मेटल 1 इज मोर रिएक्टिव दैन द मेटल 2। द मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। क्लियर? जैसे कि अगर हम मान ले, कौन कर रहा है ये कॉल बार बार, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम कॉपर का मान लेते हैं कोई, जैसे कि ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, ऑल्टो, जेन, फरारी, इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं कि यहाँ पर मैंने ले लिया Fe2SO4, ठीक, और अब यहाँ पर मैंने ले लिया कॉपर। तो क्या आपको लगता है ये कॉपर इसको रिप्लेस कर देगा? द आंसर इज नो, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ऑल्टोज एंड फरारी फिर भी क्या मिली, यानी कॉपर नीचे है आयरन से, तो वो कम रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को उसके सॉल्ट से, तो वो रिएक्शन फेजिबल नहीं होगी। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स बस 5 मिनट का है, ठीक है, मेन तो मेटल्स था, मेटल हमारा खत्म हो गया। तो नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरह से होती है ऑक्सीजन में? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड, ये रिएक्शन करते ही नहीं है, तो इनकी हम क्या ही रिएक्शन पढ़ेंगे। बाकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पहले ही पढ़ ली थी। द रीजन इज दैट दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड कैन नॉट गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस ऑफ एसिड्स टू रिड्यूस देम टू हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस भी फॉल नहीं करते हैं, बट ऑन हीटिंग रेडिली दे फॉर्म ऑक्साइड्स और सॉल्ट विद कंसनट्रेटेड एसिड। इन्हें अगर इनको हीट करेंगे तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं और कुछ केसेस में स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना लेते हैं विद कंसनट्रेटेड एसिड। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो पहले ही पढ़ चुके थे, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा कि ये वाटर, स्टीम, एसिड, इन सब के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई H2 गैस इवॉल्व नहीं होती, कभी कभी बस ऑक्साइड बना देते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये उसी तरह रिएक्ट करते हैं जैसे कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल जिस तरह से आपस में रिएक्ट करते हैं तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, जैसे मैग्नेट और आयरन तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, वैसे ही अट्रैक्शन होता है, वैसे ही बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। लेकिन ये धोखेबाज बॉन्डिंग नहीं होती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, फॉरएवर लास्ट करती है। कैसे और क्यों? देखिए, हमें पता है कि जो सोडियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1, मतलब ये जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, एक है, तो उसको हमने यहाँ पर क्रॉस से दिखा दिया। क्लोरीन का क्या होता है 2,8,7, तो इसके हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जहाँ पर हम एक एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, सिंबल के आसपास उसके जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक डॉट या क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक देना है, इसको एक लेना है, वाह, दोनों मिल जाएंगे, ताले चाबी वाली बॉन्डिंग होगी इसमें सीधे, और क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में। और ये जो बॉन्ड बनेगा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं एक जीवन में, एक तो आयनिक बॉन्ड होता है जिसको कि हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्डिंग में आपको कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैसे बन रहा है? ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने का भी हो सकता है, जैसे एक इससे इसके पास गया, ये भी खुश ये भी खुश। तो ऐसे बॉन्ड जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, हम कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो ट्रांसफर से नहीं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और शेयरिंग वाला क्या होता है कि भाई कभी तुमने हमारे वाले से काम चला लिया और कभी हमने तुम्हारे वाले से काम चला लिया, तो उसको बोलते हैं क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कि ये होते हैं। अब जैसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड को लेते हैं हम, ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नीशियम है ये, ठीक है, मैग्नीशियम के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स से लिखे हुए हैं, ठीक है, ये वैसे तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन ने लिख दिए हैं, जैसे 3 3 6 2 8 2 10,
लेकिन अच्छा कमेंट करके बताइए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जल्दी से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन का तो और सोडियम क्लोरीन का पूरा हम लोगों ने देख लिया, तब मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा, वैसे तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे। आपको ये बताना है कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 2 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब ये क्लोरीन के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन के साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, क्लोरीन को तो 1 लेना है। तो मैग्नीशियम बोलेगा अपने एक और साथी को ले आओ जरा, एक तुमको दे देंगे उसको दे देंगे, दोनों का काम चल जाएगा। तो MgCl2 यानी Mg को 2 Cl लगे सेटिस्फाई करने के लिए, समझ रहे हो तुम? तो Mg को 2 लगे क्या, क्लोरीन सेटिस्फाई होने के लिए। क्या भी किया ये सब, ये क्रेडिट कार्ड वाले बहुत कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड बनवा नहीं बनवाना भाई, जाता ही नहीं मैं कहीं, तो शॉपिंग वॉपिंग कुछ है। 2,8,2 समझ गया, कुछ ज़्यादा ही। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पर आप समझ गए, तो क्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ये। अब आपको ये तो पता है ना कि फॉर्मूला किस तरह से लिखते हैं, समझ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का, 2,8,2। बाकी आपको फार्मूला लिखना तो आता है ना, जैसे कि मैं कुछ भी बोल दूं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो आपको पता है क्या करना होता है, सिंबल लिखिए, नीचे उसकी वैलेंसी लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, सिंबल और फॉर्मूला आपका आ जाता है तुरंत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पूरा बॉन्डिंग समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, फॉर्मूला तो आप ऐसे बना सकते हैं। ज़रा सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए जल्दी से, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइए जल्दी से, क्या होगा, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्सीजन का ऑक्साइड का O। अब सोडियम की वैलेंसी एल्कलाइन अर्थ मेटल एल्कली मेटल है तो 1, ऑक्सीजन चैल्कोजन है 2, एक यहाँ जाएगा 2 यहाँ जाएगा तो Na2O। यहाँ पर मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन लग रहे थे सेटिस्फाई करने के लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 सोडियम चाहिए। बॉन्डिंग क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा तो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये जो बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं, जैसे घर का नमक NaCl है तो Na और Cl दोनों मिले तब वो बना ना, तो ऐसे कंपाउंड को आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। फिजिकल नेचर, ये हार्ड क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसकी वजह से बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। दीज कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ब्रिटल होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ज़रा बताइए इनके बारे में, ये आइसोट्रोपिक होंगे या एनिसोट्रोपिक होंगे, बताओ ज़रा। मैंने 2 तरह के आपको सॉलिड बताए थे, एक तो क्रिस्टलिन बताया था और एक एमॉर्फस बताया था। तो ये आइसोट्रोपिक होंगे या जैसे एमॉर्फस में हमारा ग्लास होता है, ठीक है, एमॉर्फस में हमारा ग्लास होता है, तो आइसोट्रोपिक होंगे या फिर एनिसोट्रोपिक, बताइए जल्दी से। ये जब मैंने बैच में क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने बताया था इस चीज़ को। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये बहुत हाई होंगे, क्यों, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है और जब आपको इस बॉन्ड को तोड़ना होगा तो नॉर्मली तो टूटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। सोलेबिलिटी, दिस कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट होते हैं, जैसे पोलर इन वाटर जो कि हमारा पोलर सॉल्वेंट होता है जिसमें कुछ ना कुछ हमारी पोलैरिटी होती है, ठीक है। उस पर डेप्थ में जाओ कि पोलैरिटी और ये नॉन पोलैरिटी, क्योंकि 11th-12th के टॉपिक हैं। लेकिन आप ये समझो कि जैसे हमारा नमक होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। अब इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड होता है, वो वाटर में बहुत ही जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, तो इट इज सॉल्युबल। क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, येस, इनके मॉल्टन स्टेट में द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इधर इन द मॉल्टन फॉर्म और एक्वा सोल्यूशन। अब NaCl है, नमक है, नमक में तुम तार घुसेड़ दो सॉलिड फॉर्म में, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी? दी आंसर इज नो। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, आप उसमें तार वार डालोगे तो उससे कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसको मॉल्टन फॉर्म में ले लो, मॉल्टन क्या है, मॉल्टन तो उतनी आसानी से आप बना नहीं सकते क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो आप उनको ऐसे आराम से तो पिघला नहीं सकते हो। लेकिन आप एक काम कर सकते हो कि उस नमक को पानी में डाल दो, उसके एक्वा सोल्यूशन ले लो, तुरंत जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होगा। प्योर जो वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर,
वो भी एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सोडियम क्लोराइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है वो भी बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डालो, गुड कंडक्टर, बिकॉज वो एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एनिसोट्रोपिक होता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक सभी को चीज़ें। अब हम आते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, हमारा लास्ट टॉपिक है। हमारे जो मेटल होते हैं ऐसा नेटिव स्टेट में नहीं पाए जाते। नेटिव मतलब अकेले ऐसे पड़ा नहीं हुआ है कि गोल्ड का ब्रेसलेट पड़ा हुआ है, गोल्ड की रिंग पड़ी हुई है, नीचे से निकाल लो जाके, ऐसा तो होता नहीं है। मेटल्स जो होते हैं ये इनकी ओर्स में मिलते हैं। और क्या होती हैं? और वो होते हैं जिसमें कि मेटल के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। आपको पता है माइनिंग वगैरह होती है तो नीचे से ये सब निकाली जाती हैं, और बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते हैं। उसमें आपको पता चला निकाला गया 10 किलो का पत्थर, उसमें हो सकता है कि आपका कुछ हो सकता है कि 500-600 ग्राम आपको गोल्ड उसमें देखने को मिल जाए, तो उसको फिर 500-600 ग्राम को गोल्ड उससे निकाला जाएगा उस पूरी इम्प्योरिटी को हटा के। तो और जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो मेटल तो होता ही है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, प्लस हमें देखने को मिलता है इम्प्योरिटीज़ जिसको कि हम बोलते हैं गैंग, गंजीव, ठीक है। तो ये क्या है हमारी? ये है इम्प्योरिटीज़। तो इनको क्या करना होता है? हमें हटाना होता है। तो हम ये वही ओर्स लिखी हुई है यहाँ पे, कैसे प्योरीफाई करनी है वो हमें भी देखेंगे, ठीक है। बॉक्साइट होती है एल्यूमिनियम की ओर, क्रायोलाइट भी होती है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट ये आयरन की होती हैं, जिंक ब्लेंड, ठीक है। फोलेराइट, जिंक ब्लेंड क्या होता है? ये सल्फाइड ओर होती है, ZnS। कैलामाइन हो गया, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट जिसको जिंकाइट जिंसाइट बोलते हैं, फिर जिंकाइट, जिंक होता ही है, जिंक का और होता है। सिनाबार जो कि HGS होता है, ठीक है। सल्फाइड ओर ऑफ मरकरी, मोनालाइट, थोरियम, सोडियम का बोरैक्स होता है, ठीक है। और इससे सुहागा बनता है, सुहागा आपने सुना होगा, ठीक है। जो चिली हो गया, एंड इंडियन सॉल्ट पीटर हो गया, एंड सॉल्ट, ठीक है, पीटर, ठीक है, पेपर नहीं होगा, पीटर होगा ये, ठीक है। इंडियन सॉल्ट पीटर जो कि होता है आपका NaNO3, सोडियम नाइट्रेट होता है ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ट्रोना हो गया, लेड जो कि PbS होता है, यानी कि लेड सल्फाइड होता है। मैग्नीशियम एप्सम सॉल्ट होता है जिसका फॉर्मूला होता है, ये सॉल्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, MgSO4.7H2O। टिन का कैसिटेराइट होता है। यूरेनियम का पिच ब्लेंड होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये यूरेनियम की सल्फाइड नहीं, ये आपका क्या होता है? ये आपका ऑक्साइड और होता है, ठीक है। चलिए, क्या सर? ना 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 ना, वो आपका सोडियम नाइट्राइट होता है, ठीक है, वो सोडियम नाइट्राइट होता है वो आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, कोरोजन पे आते हैं। अब ये कोरोजन क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कोरोजन हो गया हमारा, और जो रैंसिडिटी होता है ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इनमें होता क्या है? ये जो मेटल हैं इनकी सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। जैसे कि आयरन में आयरन ऑक्साइड की लेयर चढ़ेगी तो रेडिश ब्राउन कलर का जंग देखने को मिलता है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं। कॉपर में ग्रीन कोटिंग चढ़ती है कॉपर कार्बोनेट की। सिल्वर मैंने बताया था सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है, सल्फाइड की क्या चढ़ती है? ब्लैक कोटिंग चढ़ती है सिल्वर सल्फाइड की। टाइटेनियम को बोट बनाने में यूज़ किया जाता है बिकॉज ये सी वाटर में करोड नहीं होता जल्दी। तो सिल्वर, कॉपर और आयरन। कोरोजन आपने जान लिया। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? तो पहला मेथड तो प्रिवेंट करने का है कोरोजन का कि आप गैल्वेनाइजेशन कर दो, जो कि यूजुअली हम आयरन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। ये एक मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल का मतलब होता है कि इसको आराम से हाथ से ही इसमें तुरंत जो है परत चढ़ाई जा सकती है। एज सच कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनोडाइजिंग की, तो एनोडाइजिंग आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू एनोडाइज। यानी एनोडाइजिंग में क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की लेयर यहाँ पर हम चढ़ाते हैं, और ये सिर्फ हम एल्यूमिनियम में नहीं बल्कि मैग्नीशियम और टाइटेनियम में भी इसको हम करते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट दी कोरोजन। इसको एल्यूमिनियम को हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पिच ब्लेंड क्या चीज़? नहीं, आपका वो यूरेनियम ऑक्साइड होता है, UO2 जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। और डू यू नो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट एल्यूमिनियम इज लेस इजीली कोरोडेड बाय आयरन बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म्स अ
प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो एल्युमिनियम में एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर चढ़ा लेती है, जिसकी वजह से एल्युमिनियम उतना ख़राब नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ एलॉय। अब एलॉय जो होता है ये भी एक तरीका होता है किसका, कोरोजन को प्रिवेंट करने का। ठीक है, कोरोजन को प्रिवेंट किस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि कभी स्टील में जंग लगती है, नहीं लगती। स्टील सालों साल चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसको हमने इस तरह से बनाया है, इस तरह से मिलावट करके बनाया है कि उसमें वो चीज़ लगेगी नहीं। जैसे आपने देखा होगा जो आपका मेहरौली पिलर है ना, जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि उसमें जंग नहीं लगती है। वो गुप्ता एरा के टाइम पे बना था, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगी है, जबकि वो खुले में एकदम इंस्टॉल्ड है वो, है ना। ऑक्सीजन और ठीक है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, रेन वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन मॉइस्चर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरह से उसको कुछ बनाया गया होगा मतलब एलॉय टेक्निक का यूज़ करके कि उसमें अभी तक कोई जंग नहीं लगी। जैसे ब्रास की अगर बात करें तो कॉपर और जिंक एलॉय होता है, तांबे और जस्ते का। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है। सोल्जर की अगर बात करेंगे तो टिन और लेड का होता है। ठीक है, बेल मेटल कॉपर टिन का होता है। गन मेटल कॉपर टिन और जिंक। ठीक है, जिंक ऐसे याद कर लो, जिंक जो है लगाते ही गन आ गया, घंटी की जगह आपका ये वही घंटी जिसमें अगर जिंक लग जाएगा तो वो आपकी गन बन जाएगी। अमलगम क्या होता है, तो अमलगम जो होता है, अगर एलॉय में एक मेटल मरकरी है आपका, अगर आप कोई एलॉय बना रहे हो और अगर उसमें आपने मरकरी डाल दिया तो वो तुरंत अमलगम बन जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की तो आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन। अगर सिर्फ स्टील बात करेगा तो आयरन और कार्बन। कॉन्स्टेंटिन की अगर बात करें कॉपर और निकल। मैग्नेन की बात करेंगे तो मैंगनीज, निकल और कॉपर। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। जर्मन सिल्वर, कॉपर, निकल, जिंक। वाइट गोल्ड क्या होता है ये, तो वाइट गोल्ड जो है प्लैटिनम की तरह दिखता है, लेकिन प्लैटिनम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, गोल्ड होता है। मोस्टली तो गोल्ड होता है, रफली 75% तक तो गोल्ड ही होता है, बट कुछ निकल और प्लैडियम होता है। अब गोल्ड आप ये समझ के चलो कि जो हम पहनते हैं, जो ज्वेलरी पहनते हैं ना, वो भी एलॉय ही होती है। दैट इज़ नॉट प्योर गोल्ड। ज्वेलरी में जो हम पहनते हैं वो प्योर गोल्ड हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर वो प्योर गोल्ड हो गई तो वो प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे अभी हमने देखा था, बहुत ही मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इसको हम पहन ही नहीं सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो सिक्के वगैरह मिलते हैं वो भले हो सकते हैं, अब वो भी एटलीस्ट मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो इम्प्योरिटी होती है, बहुत हल्के लेवल की, जितनी ज्वेलरी में होती है उतनी तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी होती है। लेकिन ये बात जो सुना रहे हैं वो एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल प्योर है, इसमें तो ज़रा सा भी नहीं है। कॉइन वगैरह में, कॉइन हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, इनमें। ठीक है, अब उनसे क्या ही तुम लड़ोगे, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत ज़रा सा होता है उसमें। ठीक है, ज्वेलरी में तो खैर होता ही है मोस्टली। अगर आप प्योर ज्वेलरी एकदम बात करें ना कि प्योर गोल्ड है, तो फिर भी आप ये मान के चलो कि 22 कैरेट तो से ज़्यादा तो उसमें गोल्ड है ही नहीं। 22 कैरेट का मतलब होता है कि 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 24 कैरेट हो सकता है, तो 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड जिसका सिंबल AU होता है, और 2 पार्ट उसमें डाला जाता है ईदर कॉपर और सिल्वर। क्यों? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कि ऐसा नहीं कि छूते ही तुरंत जो है मुड़ जाए। ठीक है, परसेंटेज की अगर बात करें, जैसे कि इसमें जैसे 75% बोला, तो ब्रास वगैरह में भी ध्यान रखना है, जैसे इसमें 75% रफली, 75 या फिर 80% रफली कॉपर होता है, 20% जो होता है इसमें जिंक होता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं होगा तो मतलब ब्रास नहीं है, लेकिन रफली इतना ही होता है। ठीक है, और अगर जैसे इसमें ब्रॉन्ज में बात करें तो रफली 88% कॉपर होगा, 12% टिन होगा। तो थोड़ा सा कॉम्पोजिशन ब्रास और ब्रॉन्ज में ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम की अगर बात करेंगे तो मैग से मैग्नीशियम, एल से एल्यूमिनियम। ड्यूराल्यूमिन की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज और कॉपर, इन सब से मिलकर बनता है ड्यूराल्यूमिन। अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, दैट इज़ कि हम ओर से प्योर मेटल को कैसे रिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मेटलर्जी, जो हमें डीप में नहीं पढ़नी, जो कि क्लास 11th और 12th का टॉपिक होता है। हमें सिर्फ बेसिक्स पढ़ना है कि किस तरह से हम मेटल और से मेटल तक का रास्ता क्या होता है। तो मेटल अगर आपका एक लो रिएक्टिविटी का हो सकता है, हाई रिएक्टिविटी का हो सकता है, या फिर मीडियम रिएक्टिविटी का हो सकता है। अगर जो मेटल है आपका बहुत ही, अगर हम मानते हैं कि वो बहुत ही हाई रिएक्टिविटी का, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पे आ रहा है, कैटरीना ने कार मांगी वो सब में आ रहा है वो, ठीक है, टॉप में आ रहा है,
तो ऐसों को क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया जाता है ऑफ मोल्टेन और। अभी मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कैसे वगैरह की जाती है और उससे हमें प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी के साथ क्या करते हैं, अब मेटल, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें उस मेटल का ऑक्साइड चाहिए, हमें उस मेटल का ऑक्साइड चाहिए। तो हम उस मेटल के ऑक्साइड कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक, तो वो जो हमारा मेटल्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं, या तो वो अपनी कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे या वो अपनी सल्फाइड के फॉर्म में मिलेंगे। अगर वो कार्बोनेट की फॉर्म में है तो हम करवा देंगे कैल्सिनेशन, और अगर सल्फाइड के फॉर्म में है तो करवा देंगे रोस्टिंग। अंतर क्या होता है दोनों में, जो रोस्टिंग होती है ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं कैल्सिनेशन की अगर बात करेंगे तो ये होती है इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बस ये अंतर होता है कि रोस्टिंग जो होती है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर कार्बोनेट है तो मैं सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन करवाऊंगा, और अगर सल्फाइड है तो मैं रोस्टिंग करवाऊंगा। और ये करवा के मिलेगा क्या, उस मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर बड़ा आसान होगा, उस मेटल का हम रिडक्शन करवा देंगे और रिफाइनिंग हो जाएगी। कैसे, जैसे रिडक्शन कैसे करवाएंगे, तो रिडक्शन जैसे मान लेते हैं कि ये आपका है आयरन ऑक्साइड, क्या हो गया ये, ठीक है, या फिर चलो हम जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, जिंक ऑक्साइड ले लिया हमने, यहाँ पर कार्बन ले लिया, तो कार्बन क्या है, कार्बन हो जाएगा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन के इसमें बैलेंसिंग वगैरह करके, और जिंक यहाँ पर हमें मिल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन हट गया मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। पढ़ाया था मैंने आपको कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन जा रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन आ रहा है ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्टेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, सॉरी, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि वो ऑक्सीडेंट होता है, और आपको यहाँ पर प्योर मेटल मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जो नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके साथ क्या करेंगे, वो यूजुअली क्या होते हैं, वो यूजुअली अपने सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में, ये आपको नहीं याद करना, इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह, ठीक है, ये यूजुअली अपने सल्फाइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और सल्फाइड के साथ हमें क्या करना होता है, सल्फाइड के साथ अगर सल्फाइड और है तो हमें सिर्फ रोस्टिंग करवा देनी होती है। रोस्टिंग करते ही उस पर्टिकुलर मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा, और वो ऑक्साइड का हम क्या करवा देंगे, रिडक्शन करवा देंगे, और रिडक्शन करवाकर मेटल प्राप्त कर लेंगे। एक और तरीका है मेटल की ऑक्साइड से मेटल निकालने का, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, पहले मैं आपको वो मेटल तरीका ही बता देता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि हम मेटल ऑक्साइड से मेटल ले लेते हैं विदाउट डूइंग द रिडक्शन थ्रू कार्बन, कार्बन के बिना रिडक्शन करवाए हुए। ये मैंने क्यों लगा रखा है यहाँ पर पिक्चर, यहाँ पर हो रहा है रेलवे ट्रैक की जॉइनिंग, इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन में होता क्या है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, तो इसका होता क्या है, इसमें हीटिंग की वजह से एल्यूमिनियम का हो जाता है ऑक्सीडेशन, और Fe2O3 का हो जाता है रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम का जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये किस तौर से एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसने Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर हमने कार्बन का यूज़ नहीं किया, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लिया, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फीजिबल पड़ जाता है, ज़्यादा आसान पड़ जाता है। ठीक, और यहाँ पर ये ध्यान रखना, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, बहुत हीट निकलती है, जिसकी वजह से ही तो ये रेलवे ट्रैक जो है वो ज्वाइन हो पाता है, वो जुड़ जाता है वो यहाँ पर। ठीक है, जो एक्सेसिव हीट की वजह से जो आयरन यहाँ पर क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन किसने किया है, एल्यूमिनियम ने, वो जो रिड्यूस हुआ है वो आपका पिघल के यहाँ पर वो दब जाता है, जो गैप होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो ऑक्साइड का रिडक्शन कर करके जो मेटल मुझे मिल रहा था,
वो जनरली एकदम प्योर नहीं होता, वो भी उसमें भी अभी कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज़ बची हैं, और अगर हमें उन इम्प्योरिटीज़ को भी हटाना है तो हम यहाँ पर करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव, नेगेटिव वाला होता है कैथोड, पॉजिटिव वाला होता है एनोड। अब एनोड हम बनाते हैं इम्प्योर मेटल को, और जितना इम्प्योर मेटल होता है पूरा यहाँ पर ले लेते हैं बड़ी बड़ी सिल्ली में, ठीक है, ले लिया। और कैथोड बनाएगा इसको, प्योर मेटल को। मतलब मेरे कहने का ये है, जैसे कि मैंने एल्यूमिनियम है मेरा, ठीक है, या आयरन है कुछ भी, या फिर कॉपर, ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है तो मैं कॉपर ले लेता हूँ। तो कॉपर जो जिसको मुझे प्योरीफाई करना है उसको बना दिया मैंने एनोड, ठीक है, और बहुत 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 पतली सी मैंने स्ट्रिप ली प्योर उस कॉपर की, जो उसको यहाँ पर लगा दिया। क्यों लगाया? सो दैट कि यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसको इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां से निकलना स्टार्ट होंगे कॉपर, यहां से कॉपर भी निकलेगा, यहां से इंप्योरिटी भी निकलेगी। जो इंप्योरिटी पानी में घुल जाती है वो घुल जाएगी, और जो नहीं घुल पाती है वो यहाँ पर नीचे आके सेटल डाउन कर जाएगी, जिसको एनोड मड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड के नीचे ये सेटल डाउन हुई है। कॉपर क्या है, जो प्योर कॉपर है वो भाग भाग के इसके पास जाएगा कि अब कहाँ थे, ठीक है, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, तो ये यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा। यहीं पे ही क्यों जाएगा, ये वाला कॉपर इधर से इधर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया ये कॉपर Cu प्लस है। प्लस क्यों है? क्योंकि ये मेटल है तो प्लस है, और प्लस माइनस के पास जाएगा, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास। तो क्या होगा, इस तरह से एकदम प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। और ये कॉपर सल्फेट क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जिस भी मेटल को हम प्योर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से रिफाइन कर रहे हैं, उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। अगर एल्यूमिनियम को रिफाइन कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम का यहाँ पर हम सॉल्ट देंगे, कॉपर आयरन को कर रहे हैं तो आयरन का करेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है आज का ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, और आप देखिए आपने कितनी चीज़ें सीखी और कितनी नहीं सीखी, ठीक है। और यहाँ से जाके आप डाउट पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में जाके, ठीक है। स्टेप 1 यहाँ पर जाइए, आपको इंस्टॉल करिए। स्टेप 2 चैट पर जाइए। स्टेप 3 यहाँ पर अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं और अपना डाउट पूछ सकते हैं बैच के रिगार्डिंग, मतलब एनरोलमेंट। जो लोग बैच में उनके लिए नहीं है ये, जो बैच में उनके लिए तो अलग से एक मिलता है अंदर ही आपका, ठीक है। हिंदी बुक में चैप्टर नहीं है, कोई नहीं, मैं इसका कुछ जुगाड़ करवाता हूँ, नहीं होगा तो मैं डलवा दूंगा इसको टेलीग्राम पे, सो दैट आप लोग इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। क्लियर। सर आपके गांव में मैंने आपको सरसों खेत, हाँ, तो अब जो है मैं आपको चलो बाद में शेयर करेंगे, बाद में बातचीत करेंगे कि गांव में जो मैं गया उसमें क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस रहे और क्या मैं नए इनिशिएटिव्स लेने वाला हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और एसिड्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल या अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, कॉपर, आयरन या गोल्ड। अब सबसे कम रिएक्टिव ढूंढ लो कौन सा है इसमें। सिंपल, ये सब तो रिएक्ट कर जाते हैं ना, ये तो वैसे भी नहीं रिएक्ट करता है। जो गोल्ड होता है वो सबसे नीचे होता है, सी पे अगेन 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूस हाइड्रोजन विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ हाइड्रोजन कौन प्रोड्यूस कर देता है? नहीं कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ठंडे पानी से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, सोडियम होता है, पोटेशियम है नहीं, ठीक है, तो सोडियम। मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड with aluminum powder. Which of the following statement with regard to the reaction is correct? It is exothermic, it is endothermic, it is produced as a solid. Manganese is more reactive than aluminium. जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ये मैग्नीशियम नहीं है, ये मैंगनीज है, ठीक है। करें
तो अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि एक्सोथर्मिक कैसे हीट निकलती है, इसी वजह से मैंने आपको ये पहले लेक्चर पढ़ा दिया था, पिछला वाला आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सो दैट एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपको समझने में दिक्कत ना है। तो देखो ये रिएक्शन बिल्कुल आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। जो यहाँ पर लिखा है मैंगनीज इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, में गलत होगा, बिकॉज एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी आपकी एक्सोथर्मिक नेचर की, ठीक है। जहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। मैंगनीज इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जिस तरह से हमारी थर्माइट रिएक्शन थी, जिस तरह से वहाँ पर आपका काइंड ऑफ रिडक्शन हो रहा था थ्रू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है फोर्थ, सिनाबार किसकी ओर है, तो सिनाबार हमने देखा था मरकरी की ओर है ये, ठीक है, HGS। आगे है हमारा वाइट गोल्ड, किसका अलॉय होता है, तो वाइट गोल्ड जैसे मैंने बताया था ये वाइट कलर का होता है, प्लैटिनम की तरह दिखता है। एक्चुअल में लोगों ने इसको पहनते इसीलिए, खरीदते इसीलिए हैं क्योंकि जो वाइट गोल्ड होता है वो प्लैटिनम की तरह दिखता है पूरा, लेकिन होता नहीं है प्लैटिनम उसमें। उसमें प्लैटिनम की जगह गोल्ड होता है, मोस्टली गोल्ड होता है, 75% गोल्ड होता है, निकल होता है, लेकिन निकल तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। तो गोल्ड, निकल और प्लैडियम इसका आंसर हो जाएगा, गोल्ड, निकल और प्लैडियम। इसमें से कौन सा नॉन मेटल होता है बट ये लेस्चरस होता है, शाइनिंग होती है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, आयोडीन में जो है शाइनिंग होती है, नहीं लेस्चर होता है। वैसे तो नॉन मेटल में नहीं होता और मेटल में होता है, लेकिन आयोडीन में होता है लेस्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट विद दैट मेक्स द सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक। तो सिल्वर आर्टिकल को ब्लैक कौन कर देता है, तो सिल्वर आर्टिकल को ब्लैक कर देता है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपका कंडक्शन होता है कॉपर का, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी सिल्वर का, सिल्वर के बाद आता है कॉपर, ठीक है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, तभी आपने देखा कि जो तार वार बनाए जाते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं, तांबे के। अच्छा सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, कहाँ गया, सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, ठीक है, और कॉपर ध्यान रखने इनकी इन दोनों की सबसे ज़्यादा कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की। सिल्वर की इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि भैया बना देंगे तो सुबह तक बचेंगे नहीं तार, वो जो सिल्वर के बनाएंगे, और ऊपर से जो सिल्वर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा नहीं होता, तुरंत मेल्ट हो जाएगा वो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डू सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट विद, तो दैट मेक द सिल्वर आर्टिकल ब्लैक, तो ये सिल्वर सल्फाइड होता है, सिल्वर सल्फाइड, तो सल्फर के साथ रिएक्ट करते होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज केप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल, में किसको डुबो के रखते हैं, देख रहे हैं ये सब हम अभी यूपीएससी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो सोडियम और पोटेशियम को डुबो के रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज़ बोथ मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी, दोनों होता है, यानी कि मैलेबिलिटी का मतलब है थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है, डक्टिलिटी का मतलब है कि थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। इट इज़ गोल्ड, है कि नहीं। व्हेन कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इट फॉर्म्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कॉपर जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है, वो किसकी होती है, वो क्यूप्रिक कार्बोनेट की होती है, वो कार्बोनेट लेयर होती है, ऑक्साइड नहीं। अगला है एंड दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस दैट कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या बोलते हैं उसको जहाँ पर सल्फाइड ओर को हम मेटल की ऑक्साइड में बनाते हैं, जहाँ पर हम उसको एक्सेस एयर में हीट करते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, ये हम काम करते हैं कार्बोनेट ओर के साथ, और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है यहाँ पर। 12th व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर, तो सोल्डर के एलॉय क्या होते हैं, मतलब किसका एलॉय होता है, तो ये लेड और टिन का होता है। जिंक और कॉपर और जिंक का होता है ब्रास, और कॉपर और जिंक का होता है ब्रास, ठीक है, कॉपर और टिन का होता है आपका ब्रॉन्ज, और अगर बात करें लेड और टिन तो ये होता है आपका सोल्डर, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल रिएक्टिंग विद डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl के साथ जो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, तो हमने देखा था डाइल्यूट HCl के साथ कौन रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो कॉपर जो है वो रिएक्शन नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन दिया हुआ है, तो मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज ही हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। तो कैटरीना ने कार मांगी वही पूरा, ठीक है, ऑल्टो जेन फरारी, तो ये आपका सही हो जाएगा। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, तो ये आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन नॉन मेटल आर डिजॉल्व इन वाटर। तो जब नॉन मेटल को पानी में घोलते हैं तो कौन सा ट्रू है, वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे, वो न्यूट्रल बनाएंगे, या फिर वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। इंग्लिश के नोट्स के हाँ PDF मिलती है सबकी। तो यहाँ पर मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं।
दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत गुड कंडक्टर होते हैं, तो दे आर सिल्वर एंड कॉपर. सिल्वर दैट इज Ag, कॉपर दैट इज Co. ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर. अगला है स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर. तो स्कूल की घंटियाँ क्यों बनाई जाती हैं मेटल की? क्योंकि वो मैलिएबल होते हैं, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं. देखो ये सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन स्कूल बेल्स में हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ लेते हैं जहाँ पर वो टन 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 की आवाज़ करते हैं. इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विथ. तो रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते वक्त क्या होती है? थर्माइट रिएक्शन, जो हमने पढ़ा था, थर्माइट रिएक्शन. ठीक है, तो जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, जहाँ पर हम कर रहे थे एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एक एग्जाम्पल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस. तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या था? तो जिस तरह से गैल्वनाइजेशन, अगर आपको याद हो गैल्वनाइजेशन, तो गैल्वनाइजेशन क्या होता है? गैल्वनाइजेशन होता है जहाँ पर हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, लेकिन ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि बड़ा मैनुअल तरीके से हो जाता है, जहाँ पर आप जिंक की कोटिंग आयरन में चढ़ा दो. बट एनोडाइजिंग जो होता है ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है. ठीक है, इट मेक्स एल्यूमिनियम कोरोजन रेजिस्टेंट. ठीक है, इट मेक्स मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम कैन बी एनोडाइज्ड. येस, क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड वाइल ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व एट द कैथोड. इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री. ये भी सही है, बट आपको पता है कि जो क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल है उसको हम बनाते हैं कैथोड, क्योंकि कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है और मेटल पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में रिलीज होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा. ठीक है, और एनोड में आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एनोड डस्ट है. एनोड में एनोड डस्ट इकट्ठा हो रही थी, और डस्ट इकट्ठा कहाँ होती है? जो इम्प्योर होता है. तो इम्प्योर से प्योर की तरफ चीज़ें जाती हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी. कैथोड में क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल होगा, याद करो. ठीक है. 19th, which of the following statement are true for the reaction of Fe2O3 with aluminium? कौन सी? वही तो है थर्माइट रिएक्शन, CDS 2023. सही है. द हीट इवॉल्व इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सोथर्मिक. एल्यूमिनियम मेटल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारी थर्माइट रिएक्शन थी, यहाँ पर जो मैंने थर्माइट रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, ठीक है, तो इसमें क्या एनोडाइजिंग एजेंट के तौर पे ऐड कर रहा है? नहीं जी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. जो रिड्यूस होता है, जिसका रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है. ठीक है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आपका ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हुआ है, तो 3 वाला गया आपका. मोल्टन Fe एंड Al आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज मोल्टन Fe इज फॉर्म नॉट मोल्टन Al. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2. आप इसको ऐसे भी देख कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आपको 4 पता होता तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 2 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 को तो गलत होना ही पड़ेगा ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोट्रिक ऑक्साइड. तो याद कर लो. क्या क्या भाई, क्या? सुनो जनाबे, सुनो किस तरह से हमने याद किया, सुनो बे जनाबे आली. ठीक है, तो इस तरह से हमने याद किया था. तो भाई MgO जो होता है ये एम्फोट्रिक नहीं होता, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये होता है आपका आली में. यही तो था आली से. ठीक है, Al2O3. ये आपका एसिडिक होगा, सॉरी बेसिक होगा बिकॉज मेटल ऑक्साइड है. ये एसिडिक होगा बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड है. ये मेटल ऑक्साइड है तो ये बेसिक नेचर का होगा. इसमें आपको रिएक्टिविटी बता देनी है और मैं नहीं बताने वाला हूँ. अभी हम थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किए थे. CDS 2024 में एक और क्वेश्चन आया कि इनमें से किसको ऑयल में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं? सोडियम को रखते हैं, पोटाशियम को रखते हैं. तो भाई जो ऊपर होंगे उनको रखेंगे, सोडियम, पोटाशियम. ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी. ठीक है, और लेकिन आप देखिए लिथियम भी तो ऊपर ही आता है, लिथियम भी तो ऊपर ही आता है. रुबीडियम को नहीं रखेंगे, रुबीडियम में आपका नीचे आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ज्वेलरी. गोल्ड में क्या जोड़ते हैं? ये CSF असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा गया, तो गोल्ड में हम डालते हैं कॉपर या सिल्वर. तो ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो कैटरीना जी आती हैं सबसे पहले. तो सोल्डा किसका अलॉय है? अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है. ब्रॉन्ज हो गया आपका, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेडेंटिन. इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं? अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले. इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं? उसी मेटल का सॉल्ट लेते हैं. और हमने अभी कॉपर की रिफाइनिंग करवाई थी और क्या लिया था? कॉपर सल्फेट लिया था. सोडियम को क्यों लेंगे भाई? पोटेशियम को क्यों लेंगे?
ठीक है, कॉपर सल्फेट लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड एट नॉर्मल प्रेशर। लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये मरकरी और ब्रोमीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, मरकरी एंड ब्रोमीन। 28. To protect steel and iron from rusting, a thin layer of which of the following metal is applied? स्टील को अगर आयरन को हमें प्रोटेक्ट करना है रस्टिंग से, तो किस चीज़ की थिन लेयर डाली जाती है, बहुत पतली सी लेयर चढ़ाई जाती है? तो इट इज़ जिंक, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वनाइजेशन। सिनाबार, बस 30 तक क्वेश्चन करेंगे, आगे से ज़्यादा नहीं करेंगे, ये यूपीएससी वाले फिर एसएससी वाले करेंगे। सिनाबार किसकी ओर होती है? सिनाबार होती है मरकरी की HgS। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो यार, वो वाटर रिएक्टिविटी सीरीज़ है पूरी। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन और हैं? सारे वही क्वेश्चन है, ये और एक कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गोल्ड इज नॉट करेक्ट? तो गोल्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सर ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपके लेक्चर सफिशिएंट है ना सर? मोर देन सफिशिएंट है, आपको और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। येस इट इज़ सॉफ्ट, तभी उसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं किसी और मेटल के साथ। 22 कैरेट गोल्ड इज जनरली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। येस, 22 कैरेट गोल्ड कंटेन 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 पार्ट्स ऑफ आयरन। नहीं, आयरन नहीं यूज़ करते हैं हार्ड करने के लिए, कॉपर या फिर यूज़ करेंगे सिल्वर का। तो 18 कैरेट गोल्ड, तो आपसे पूछा नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सर, करते हैं किसके, इसके। ठीक है, एसएससी में तो मेटलॉइड कौन सा है इसमें? सोडियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड होगा। ठीक है, आयरन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटलॉइड मतलब आपकी जो बीच वाली धातु होती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर बिकम लोवेस्ट एट व्हाट टाइम ऑफ द डे? तो ये पता नहीं मैंने क्वेश्चन करवाया कि नहीं, अभी एमटीएस में रिसेंटली पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब मैं करवा देता हूँ कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, इसकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो जब आपका टेम्परेचर, या तो ऐसा करते हैं ना कि जब एनवायरनमेंट इकोलॉजी में कराऊंगा तो वहाँ कराऊंगा, बिकॉज यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हिपॉक्सिया वगैरह जो कंडीशंस हैं सब एनवायरनमेंट इकोलॉजी में बनती हैं। ब्लैक कोटिंग फॉर्म्ड ऑन सिल्वर ज्वेलरी इज, तो जो ब्लैक कोटिंग चांदी के आभूषणों पर बनने वाली काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। द कंडीशन, यार फिर से वही सेम क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेवनिंग इफेक्ट इन ब्रेड व्हेन ईस्ट फर्मेंट शुगर? तो जब ईस्ट फर्मेंटेशन होता है शुगर का, तो यार कौन सी गैस निकलती है? ख़त्म। इनकरेक्ट रिगार्डिंग ओजोन, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो कर लेते हैं अगर है तो। ठीक है, तो ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन, क्योंकि ज्योग्राफी में वैसे ही पढ़ा चुका मैं आपको कि ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस रिएक्ट विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओजोन लाइक ऑक्सीजन इज अ लाइफ सपोर्टिंग गैस? नो, इट इज़ नॉट अ लाइफ सपोर्टिंग गैस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन कैंसर हो जाता है, ये सही है। ओजोन इज डेडली पॉइजन, ऑक्सीजन बिल्कुल डेडली पॉइजन होता है। ओजोन ऐसा नहीं है कि देखो पॉइजनस तब है जब अगर उसको हम इनहेल कर लें, तो अगर वो ट्रोपोस्फियर में आ जाए तो। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में हमें देखने को मिलती है एट अ हाइट ऑफ 30 to 35 किलोमीटर। जरा बताओ ओजोन की थिकनेस हम किससे मेजर करते हैं और ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ये जो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर में, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आर एक्सप्लॉइटेड टू प्रिपेयर वेरी थिन शीट्स ऑफ सिल्वर टू डेकोरेट स्वीट्स? तो स्वीट को डेकोरेट करने के लिए किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम डक्टिलिटी, नहीं भी डक्टिलिटी को थिन वायर, पतले तार में जो है तब्दील उसको बोलते हैं। मैलेबिलिटी, घंटी थोड़ी ना बजानी मिठाई में। ठीक है, मैलेबिलिटी एंड लेस्चर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओजोन डे 16 सितंबर एंड ओजोन की थिकनेस डॉप्सन यूनिट में मेजर करी जाती है। ठीक है, तो इसमें से किस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए? तो हम यूज़ करते हैं क्लोरीन का। And the 50th question is which of the following gases is generally used to flush bags of chips? तो हम किसको चिप्स पैकेट में भरने के लिए यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन को। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज जो नाइट्रोजन होती है वो रिएक्ट नहीं करती है फैट जो चिप्स में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो फैट में जो चिप्स में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके उसको रैंसिड बना देता है, जिसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक, अगला है 51। नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनमें से कौन सा पृथ्वी मतलब क्षारीय पृथ्वी धातु नहीं है? नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, वो सब क्या हमारे एल्कलाइन है, बट ये एल्कली मेटल है। 4 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, 55 तक, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 7th मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि डिराइव्ड है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कैलियम? तो मैंने बताया था कैलियम
ठीक है। के लो, के किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। सोडियम किससे डिराइव्ड है? सोडियम डिराइव्ड है नाइट्रियम से, तभी उसका सिंबल क्या होता है? Na होता है। An image of which of the following elements is shown by the map of Cyprus from which the element got its name? किस एलिमेंट को साइप्रस से अपना नाम मिला? साइप्रस एक देश, मैंने आपको बताया भी था जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था आपको, कि एक जो हमारा मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है, किन दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जरा बताएंगे। तो यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री है ऐसे करके साइप्रस, ये कॉपर यहाँ पर पाया गया था सबसे पहली बार, तो इसलिए इसका नाम कॉपर साइप्रस देश के नाम पे पड़ा। तो मेडिटेरेनियन सी आपका ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है। विच मेटल आयन रिलीज फ्रॉम द टैनरी इंडस्ट्री कॉजेज एक्यूट वाटर पोल्यूशन? तो कौन सा रिलीज होता है जिससे कि आपका एक्यूट वाटर पोल्यूशन होता है? इट क्रोमियम। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, इनमें से कौन से मेटेलॉइड हैं? आप आराम से कर सकते हैं। बोरॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये सिर्फ मेटेलॉइड है, हमें सारे मेटेलॉइड चाहिए। ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, तो आंसर हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी है। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए होमवर्क है ये। कुछ ज़्यादा ही है क्या? 80 क्वेश्चंस हैं, यानी कि अभी कितने हैं? 25 क्वेश्चंस। चलो करना, ठीक है। और जो भी जिसको डाउट हो तो नहीं हुआ तो एप्लीकेशन पे क्लास रख लेंगे।